नमस्ते, मेरा नाम विजय जाला है। मैं आर्ट ऑफ लिविंग फैकल्टी हूँ। पिछले 12 सालों से मैं आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ा हुआ हूँ। आज का टॉपिक है 7 लेयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस, जीवन जीने के 7 स्तर। हम एक एक करके सारे लेयर के बारे में डिटेल में समझेंगे। नहीं, तब तक म्यूट रखिए। ओके, सो टोटल 7 लेयर है। सबसे पहला है शरीर, फिर है सांस, फिर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और चेतना। और जैसे हमने बताया था कि शरीर से ज्यादा सूक्ष्म है सांस और सांस से ज्यादा सूक्ष्म है मन। विस्तार के हिसाब से देखा जाए, स्पैन के हिसाब से, तो ब्रेथ का विस्तार जो है वो शरीर से बड़ा है, मन का विस्तार है वो प्राण से भी बड़ा है। हाँ, बट सूक्ष्मता के हिसाब से अभी हमने डायग्राम बनाया है। बट अगर विस्तार के हिसाब से बनाए तो उल्टा होगा, तो सबसे नीचे बॉडी रहेगी, उसके ऊपर ब्रेथ एंड देन माइंड, वैसे बनेगा। बट हम लोग सूक्ष्मता, सूक्ष्म से सबसे सूक्ष्म क्या है? सेल्फ। और सबसे स्थूल क्या है? शरीर। उस हिसाब से हमने ये डायग्राम को बनाया है। ठीक है, अब ये 7 लेयर के बारे में हमें कुछ सीखना चाहिए। 3 चीजों को सीखना चाहिए। हाँ, 3 चीजें। तो सबसे पहला है उसके बारे में भी, ये लेयर क्या है, ये स्तर क्या है, जीवन का ये स्तर क्या है, उसके बारे में जानना चाहिए। दूसरा है उसका इम्प्योर फॉर्म। हाँ, इस पर्टिकुलर इसमें इम्प्योरिटीज क्या है वो जानना चाहिए हमें। हाँ, तीसरा हमें जानना चाहिए कि उसको प्योर कैसे किया जाए। अगर वो इम्प्योर है तो उसको प्योर कैसे किया जाए। जैसे बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, हाँ, मन में बहुत ज्यादा विचार चलते हैं, तो ये सारी इम्प्योरिटी हुई। अगर ये इम्प्योर है तो उसको प्योरीफाई कैसे किया जाए, उसके बारे में जानना चाहिए। ये 3 चीज हम हर एक लेयर के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला क्या है? शरीर। तो शरीर के बारे में हम क्या जानते हैं? तो भाई शरीर जो है उसमें 5 सेंसेस है, वो हमने देखा। हाँ, 5 सेंसेस है। क्या क्या है? टेस्ट, टच, साइट, स्मेल एंड हियर। सुनने की शक्ति, टेस्ट करने की शक्ति, हाँ, फिर टच की शक्ति, सूंघने की शक्ति और देखने की शक्ति। 5 शक्तियां। और शरीर को जितना काम में रखते हैं इतना ज्यादा स्वस्थ रहता है। इतना हमने बॉडी के बारे में जाना था। इसके इम्प्योरिटीज क्या है? तो भाई जो बॉडी के लेवल पर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आते हैं, बीमार हो जाते हैं टाइम टू टाइम, और शरीर के अंदर जरूरत से ज्यादा तमोगुण या रजोगुण है, वो एक प्रॉब्लम है। बिकॉज तमोगुण बहुत ज्यादा है तो आलसीपन आता है, और बहुत ज्यादा रजोगुण है तो रात को भी सो नहीं पाते हैं। हाँ, वो रजोगुण जो शरीर के अंदर था वो रात को लेटने के टाइम पे मन में विचार का रूप ले लेते हैं, तो रात को सो भी नहीं पाते हैं। हाँ, तो एक्सेसिव तमोगुण या रजोगुण है, वो भी बॉडी के लेवल की इम्प्योरिटी हुई। और वाता पित्ता कफा का अगर बैलेंस नहीं है तब भी कहीं ना कहीं बीमारी पकड़ लेती है। तो बेसिकली बीमार शरीर जो है वो कहते हैं दैट इज इम्प्योरिटी एट द लेयर ऑफ बॉडी। नेक्स्ट कम ब्रेथ, सांस। हाँ, तो सांस के बारे में हमने क्या जाना? तो सांस के बारे में 3 चीज जानी हमने। तो पहले तो हम सांस के द्वारा अपना 90% टॉक्सिस जो है बॉडी का, वो कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा बाहर निकालते हैं। हाँ, तो ये पहली चीज। दूसरा है सांस जो है वो शरीर और मन के बीच में जोड़ती कड़ी है, वो ब्रिज के जैसा काम करती है। हाँ? तो सांस, अगर आपको मन को और शरीर को दोनों को हेल्दी रखना है तो सांस वहां पे हेल्प कर सकता है। तीसरा क्या है? तो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। हाँ, सांस के द्वारा हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन के द्वारा ब्लड
ब्लड को ऑक्सीजन मिलता है और ब्लड के द्वारा सारे ऑर्गन को ऑक्सीजन मिलता है। तो जो सांस लेते हो ब्लड में जाता है, ब्लड के द्वारा सारे हमारे ऑर्गन से उसको ऑक्सीजन मिलता है और वो हेल्दी रहते हैं सारे ऑर्गन। ये तीन चीज हमने जानी थी सांस के बारे में। और उसके लेवल पर इम्प्योरिटी क्या है, तो ब्रीदिंग में जो इरेगुलरिटीज आती है, सांस की फास्ट चलना, जो हमने अलग अलग तरीके की इम्प्योरिटीज देखी थी कि किस तरीके से जब आप निराश होते हो तो आपकी ब्रीद इन जो होती है वो लॉन्गर होती है, ब्रीद इन शॉर्टर होती है। जब आप गुस्से में होते हो तो सांस से ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट दोनों शॉर्टर होता है। तो ये इरेगुलर ब्रीदिंग जो है वो इम्प्योरिटी सांस के लेयर पर है। और जरूरत से ज्यादा मन बाहर की दुनिया में रहता है व्यक्ति वस्तु परिस्थिति में, तो प्राण शक्ति जल जाती है, प्राण शक्ति खर्च हो जाती है। तो ये इम्प्योरिटी है प्राण के लेवल पर, ब्रेथ के लेवल पर। नेक्स्ट कम्स माइंड, मन। तो मन के लेवल पर हमने क्या जाना, तीन चीजें जाना। हाँ, तीन चीजें हैं जो मन के बारे में जानना जरूरी है। सबसे पहला, मन बहिर्मुखी है। बहिर्मुखी मतलब क्या है, मन जो है व्यक्ति वस्तु परिस्थिति में फंसता है। बाहर की दुनिया बनी है व्यक्ति वस्तु परिस्थिति से, तो वो मन जो बाहर की दुनिया में जाता है और व्यक्ति वस्तु परिस्थिति में फंसता है और दुखी होता है। देखो, व्यक्ति वस्तु परिस्थिति को अगर आप एंजॉय कर रहे हो तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ज्यादातर जब हम वहां पे जाके दुख को पाते हैं वो प्रॉब्लम है, उससे छूटना है। दूसरा चीज मन के बारे में क्या, मन अगर व्यक्ति वस्तु परिस्थिति में नहीं है तो फ्यूचर या पास्ट में रहेगा। जब पास्ट में जाते हैं तो गिल्ट और एंगर मिलता है, जब फ्यूचर में जाते हैं तो एंजाइटीज, वरी और फियर, ये तीन चीजें आती है। तो ये दूसरी टेंडेंसी, तीन वृत्ति है उसमें से दूसरी वृत्ति है मन की। और ये तीन जगह पर नहीं, दो जगह पर नहीं है, तो तीसरी जगह कहां पर है? एक बात बताओ मुझे, आपको अनम्यूट करके बोलना पड़ेगा। मान लो आपको पांच कोई अच्छी बात बोलता है कि भी आपने बहुत अच्छे कपड़े पहना है, आपके बाल बहुत अच्छे हैं, हाँ, वगैरह वगैरह, और कहेंगे कि भाई आपने शूज जो पहने हैं ना वो बहुत ही घटिया है, वो अच्छा नहीं है। आपको क्या याद रहेगा? शूज याद रहेगा। हाँ, बाकी सब भूल जाएंगे, शूज याद रहेगा। हाँ हाँ, अभी म्यूट कर दीजिए। तो वैसा ही है, तीसरी वृत्ति है मन की, टू गोज टुवर्ड्स नेगेटिविटी। मन नेगेटिविटी की तरफ जाता है। हाँ, तो और ये मन का स्वभाव है। हाँ, ये तीन जो वृत्ति जो है वो मन की है। अभी हमें ये सीखना है कि इससे बचा कैसे जाता है। ठीक है, तो मन के लेवल पर ये इम्प्योरिटीज हो गई, ये इम्प्योरिटी कह सकते हो, या कह सकते हैं कि तीन वृत्ति है मन की। हाँ? और इम्प्योरिटीज क्या हुई? बहुत ज्यादा विचार आना, किसी एक जगह पे फोकस नहीं कर पाना, और ये सारे नेगेटिव इमोशंस आना, ये मन के लेवल पर इम्प्योरिटीज कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज फोर्थ लेयर इज कॉल्ड इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट क्या है? तो अपना लॉजिकल पार्ट ऑफ द ब्रेन, जो कहता है कि ये सही है, ये गलत है, मुझे ये पसंद है, मुझे पसंद नहीं है। हाँ, चीजों को इंटरप्रेट करना, एनालाइज करना, समझना, अंडरस्टैंड करना और क्वेश्चन करना, ये सारा लॉजिक का स्वभाव है, इंटेलेक्ट का स्वभाव है। ठीक है, और इंटेलेक्ट के लेवल पर इंप्योरिटीज क्या है? तो डाउट करना। हाँ, अच्छा, मन का फ्यूचर में मन का बुद्धि की वजह से, बुद्धि से तो हम सोचते हैं कि कल मेरा क्या होगा। हाँ, ये सारे विचार जो है वो बुद्धि से ही तो आते हैं, बुद्धि से ही तो सवाल उठता है। और उसके चलते जो फ्यूचर में जाने की जो टेंडेंसी जो है, दैट इज बिकॉज ऑफ इंटेलेक्ट, और उससे मिलता है फियर एंड एंजाइटी बिकॉज ऑफ इंटेलेक्ट पार्ट। ओवर आर्ग्यूमेंटिव नेचर या जजमेंटल होना, या कुतर्क करना। कुतर्क का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, कोर्ट के अंदर होता है, कोर्ट के अंदर वकील को भी पता होता है, एडवोकेट को भी पता है कि ये बंदे ने गलती की है, बट कुतर्क करके हम उसको प्रूव करते हैं कि नहीं ये सही है, इनोसेंट है। ये कुतर्क हुआ। हा? दरवाजा, अगर मान लो लॉजिक है, लॉजिक से हम ये कह सकते हैं कि दरवाजा अगर आधा खुला है तो आधा बंद है, बट उसका कुतर्क क्या हुआ? अभी उसी को लॉजिक से ही हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि दरवाजा अगर पूरा बंद है तो पूरा खुला है, बट ये हम जानते हैं कि ये कुतर्क है।
हाँ? तो ये सारी चीजें क्या है, इम्प्योरिटी एट द लेवल ऑफ इंटेलेक्ट हुई। नेक्स्ट चलते हैं कॉल्ड मेमोरी, हाँ, चित्ता। चित्ता के लेयर पे हमने क्या जाना, दो चीजें। एक, जो भी हमारे जीवन में इंटेंस चीजें बनती है, चित्ता के लेवल पर उसकी इंप्रेशन बनती है, हाँ, और यही इंप्रेशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है वो कर्मा में कन्वर्ट होती है। तो तीन तरीके के कर्मा हमने देखा। अभी जो इंप्रेशन है उससे संकल्प बनेगा, संकल्प से आप रियल एक्शन करोगे, और एक्शन करोगे उससे चेन ऑफ इंप्रेशंस आएगी, हाँ, और वो फ्यूचर कर्मा बनाएगा। तो जो संचित कर्मा हो गया, प्रारब्ध कर्मा हो गया, वो तीन अलग अलग तरीके के कर्मा है, वो यही है। ये मेमोरी चित्ता के लेयर के साथ जुड़ा हुआ है। उसके बाद मतलब, और तो उसके लेयर पर इंप्योरिटीज क्या है, देखो, मन मन में भूतकाल पड़ा हुआ है, मेमोरी में भूतकाल पड़ा हुआ है, तो पास्ट में जाने की जो टेंडेंसी है माइंड की, वो मेमोरी के लेयर की वजह से है, और उससे ही हम लोग एक्यूमुलेट करते हैं गिल्ट और एंगर। तो हमें जो गिल्ट और एंगर जनरेट जो होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ चित्ता लेयर, मेमोरी लेयर। ओके, तो ये लेयर की इंप्योरिटी है, और उसको भी क्लीन करना चाहिए, ये लेयर को भी हमें प्योरीफाई करना चाहिए। और छठा लेयर है अहंकार, ईगो। ईगो के बारे में हमने आज ही देखा, जैसे कि लिमिटेड आइडेंटिटी ऑफ अवर सेल्फ, अपने आप को एक ढांचे में डाल देना कि इतना ही मैं हूं, इसके बाहर मैं नहीं हूं, हाँ? और उसका ऑपोजिट क्या है, तो बीइंग नेचुरल। जो आप अहंकार में नहीं होते हो तो कैसे होते हो, नेचुरल होते हो, किसी के साथ भी आपका व्यवहार बहुत ही सहज होता है, हाँ? एंड दो तरीके के ईगो के बारे में हमने जाना, एक्सपेंडिंग ईगो और कॉन्ट्रैक्टिंग ईगो। तो एक्सपेंडिंग ईगो जो है वो अच्छा है, हाँ, क्योंकि वो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपना मानते हो, और कॉन्ट्रैक्टिंग ईगो में आप ईगो सेंट्रिक हो जाते हो, सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हो। ठीक है, ये अहंकार हो गया। और अहंकार के लेवल पर इंप्योरिटी क्या है, तो ईगो सेंट्रिक हो जाना, कॉन्ट्रैक्टिंग अगर ईगो है तो, हाँ, फीलिंग, अपने आप को बहुत बड़ा चढ़ाकर बताना, या अपने आप को बहुत छोटा समझना कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं तुच्छ हूं, मुझे कुछ नहीं आता, मैं बुद्धू हूं, ये सारा कहना है, ये भी अहंकार है। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नेगेटिविटी, मतलब उससे सारी नेगेटिविटी बिल्ड होती है। तो ये तीन इम्प्योरिटीज है जिससे बचना है, जिससे बचाना है अहंकार के लेयर को, या प्योर करना है। लास्ट लेयर जो है वो क्या है, सेल्फ, चेतना। चेतना क्या है, तो अल्टीमेट ट्रूथ, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीपोटेंट, ओमनीसियंट, सब कुछ जानने वाला, सब कुछ, सबसे ताकतवर, ओमनीपोटेंट, सब कुछ देखने वाला, पूरी सृष्टि को देख रहा है वो, ओमनी प्रेजेंट, हमेशा प्रेजेंट है, हर जगह पर, हर व्यक्ति, हर समय पर वो है। इट इज द बेसिस ऑफ यूनिवर्स। ये यूनिवर्स अगर है आज, तो उसका कारण वही है, चेतना। उसको अलग अलग लोग अलग अलग नाम से जानते हैं, कभी हम उसे गॉड कहते हैं, कभी गुरु कहते हैं, कभी ब्रह्मन कहते हैं, जो भी नाम दो, बट वो एक ही है, पावर हाउस है वो यूनिवर्स का, और वो हमेशा प्योर रहता है। जैसे हमने बताया आकाश, आकाश को कोई चीज इम्प्योर नहीं कर सकती है, वैसे ही आत्मा एक ऐसी वस्तु है जो कभी इम्प्योर हो ही नहीं सकता है, और वो हमेशा जॉयफुल है। तो जब आप जॉयफुल हो, इट मीन ज्यादा कनेक्टेड फील करते हो अंदर से भी, जब आप जॉयफुल हो, क्यों, बिकॉज मन उस टाइम पे चेतना के साथ कनेक्टेड है, तभी आप जॉयफुल फील करते हो। और वो जीवन का रस है, जीवन जीने का जो रस है वो वहां से मिलता है, अनंत है, और वो स्वयं प्रकाशित है, हा? मन जो है वो मून के जैसा है, मून चंद्रमा के जैसा है, मन जो है वो स्वयं प्रकाशित नहीं है, बट सेल्फ जो है, चेतना जो है वो स्वयं प्रकाशित है। तो सूरज और चंद्र देख लो, तो चंद्र को आप मन समझ लो, सूरज को चेतना समझ लो। तो सूरज के वजह से चंद्रमा को प्रकाश मिलता है, या चंद्रमा में प्रकाश दिखता है, वैसे ही मन जो है उसका जो प्रकाश जो है वो चेतना के वजह से। ठीक है, दैट इज अबाउट सेल्फ। यार सेल्फ को ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो इम्प्योर कर सके, वो हमेशा प्योर है। ठीक है, तो बाकी के 6 लेयर जो है उसी को हमें प्योरीफाई करने की जरूरत है। ठीक है,
ये हो गए 6 लेयर उसके बारे, उसके इम्प्योरिटीज के बारे में। हाँ, अच्छा अभी थोड़ा समझते हैं माइंड, मेडिटेशन, डेथ एंड बियॉन्ड। एक बात बताओ, आप आकाश की तरफ देख रहे हो, दिन का समय है, सूरज निकला हुआ है, आपकी आंखें खुली है, हाँ, सूरज निकला हुआ है, बट फिर भी अगर आप सूरज को नहीं देखो, बादल आ ही गए हैं, बादल बादल है तो सूरज नहीं दिखते हैं, है ना। सूरज के हाँ। होते हुए भी, दिन का समय पे होते हुए भी, जब बादल होता है तो सूरज उसके पीछे छिप गया है, आप सूरज के सामने देखते हो तब भी नहीं दिखता है। आया समझ में? वैसे ही है कि हमारा मन चेतना होते हुए भी चेतना को नहीं देख पाता है, बिकॉज 3 लेयर्स ऑफ क्लाउड्स है, इंटेलेक्ट, मेमोरी और ईगो। हाँ, अहंकार, अहंकार, इंटेलेक्ट, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 3 लेयर पर जब प्योर नहीं होते हैं, इसमें इम्प्योरिटी होती है, तब सेल्फ को, चेतना को आप अनुभव नहीं कर सकते हो होते हुए भी। हाँ, इसीलिए फिर मन बहिर्मुखी रहता है, मन बाहर की दुनिया में भागता रहता है। क्यों? बिकॉज अंदर अंधेरा है। 3 लेयर्स के लिए, जैसे मान लो आपने फानुस पता है ना, जो पहले के जमाने में जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी तो हाँ उसको यूज करते थे। तो हाँ, तो उसमें क्या होता है, अंदर एक दिया रहता है, बाहर ग्लास वॉल रहता है, उसका ग्लास का वॉल रहता है, और थोड़े टाइम के बाद क्या हो जाता है, ग्लास के वॉल पे सारा मैस जमा हो जाता है, कचरा जमा हो जाता है, राइट, कार्बन जमा हो जाता है, और उसके बाद वो दिया होते हुए भी दिया दिखता नहीं है, दिया जल रहा है अंदर, बट फिर भी हमें उसका प्रकाश नहीं आ रहा है। क्या कारण है? बिकॉज उसमें मैल जमा हुआ है, बाहर मैल जमा हुआ है। हाँ, वैसे ही इंटेलेक्ट, मेमोरी और ईगो के लेयर पर जब प्योर प्योर नहीं है, उसमें इम्प्योरिटीज है, उसमें कचरा जमा हुआ है, और नॉट जस्ट दिस लाइफ टाइम, काफी सारे लाइफ टाइम, पूरा पास्ट लाइफ टाइम का भी कचरा जमा हुआ है, जिसके चलते मन को चेतना होते हुए भी चेतना का अनुभव नहीं होता है, इसलिए मन बहिर्मुखी रहता है। ठीक है, तो ये इसीलिए इंटेलेक्ट, मेमोरी और ईगो को पोछा लगाना जरूरी है। अभी ध्यान क्या है उसको समझते हैं। हाँ, तो देखो यहाँ पे मन जो है ना, वो स्टेटिक नहीं है, वो मूव करता रहता है, वो कभी बाहर की दुनिया में जा सकता है, कभी अंदर की दुनिया में जा सकता है। तो ये बाहर की दुनिया, अच्छा सब म्यूट कर दे, हाँ, जब बोलना होगा तब अनम्यूट रखेंगे, बाकी म्यूट कर देंगे, बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है। मन जब बाहर की दुनिया में जाता है तो व्यक्ति वस्तु परिस्थिति में फंसता है, वो ही मन अंतर्मुखी होते हुए चेतना के अंदर डिजॉल्व हो जाता है, चेतना रूपी समंदर के अंदर मन रूपी ड्रॉप, पानी का ड्रॉप, वो मन रूपी ड्रॉप जो है वो चेतना रूपी समंदर के अंदर डिजॉल्व हो जाता है, उसी को कहते हैं मेडिटेशन। बट ये करने के लिए, जैसे हमने देखा, 3 लेयर्स ऑफ क्लाउड है। कौन सा? इंटेलेक्ट, तो इंटेलेक्ट है, मेमोरी है या ईगो है, तो उस लेयर पे जितना कचरा जमा है तो मन चेतना का अनुभव नहीं कर सकता है, तो ध्यान नहीं होता है। इंटेलेक्ट के लेयर पर फिर क्या होता है, एंजाइटी, वरी और फियर जमा हो जाता है उसकी वजह से मन के अंदर। मेमोरी में जब मन फंसता है तो क्या होता है, मेमोरी के अंदर, तो वरी, सॉरी, गिल्ट और क्या आता है, एंगर आता है, तो ये जमा होता है मन के अंदर, और अहंकार की वजह से सारी नेगेटिविटी और जमा होती है। तो जब मन चेतना में जाने से पहले इन 3 उसकी रुकावटें है, जो ये 3 वॉल्स है, उसको गिराना जरूरी है, तभी जाके मेडिटेशन होगा, तभी जाके ध्यान होगा, तभी जाके समाधि लगेगी। ओके, सो नाउ एक और बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंफ्यूजन एंड इंट्यूशन? क्या कहेंगे, कंफ्यूजन क्या और इंट्यूशन क्या है? confusion is what to do and what not to do. पता नहीं चल रहा है, राइट, मतलब जो चीजों की क्लैरिटी नहीं है तो कंफ्यूजन है। जैसे यहाँ पर देखो धुंध है, फॉग जमा हुआ है, पीछे कोई कार है बट अभी देखो कार दिखती नहीं है या ठीक से नहीं दिखेगी, तो इल्यूजन आएगा उससे कि कुछ है, उसका आप मन में पिक्चर बनाएंगे, प्रोजेक्ट करोगे, दैट इज कॉल्ड कंफ्यूजन। जब चीजों की क्लैरिटी नहीं होती है तो कंफ्यूजन होता है।
जब चीजों की क्लैरिटी हो जाती है तो इंट्यूशन मतलब यहीं पे इंटेलेक्ट, मेमोरी और ईगो, ये जो क्लाउड के लेयर है फॉग के जैसे, इसमें जितना पोछा लगा तो चेतना की ज्यादा से ज्यादा क्लैरिटी आएगी मन को। हाँ ओके, अभी डेथ की प्रोसेस समझते हैं। मन क्या होता है डेथ के बाद, मन का, शरीर का तो चलो शरीर ड्रॉप हो गया, बट अभी मन का क्या स्थिति है वो थोड़ा समझते हैं। तो मन देखो, मन के ऊपर हमने 3 लेयर्स बताए, कौन से, इंटेलेक्ट, मेमोरी और ईगो, राइट। जब बॉडी ड्रॉप हो जाता है तब माइंड, तब ये तीनों लेयर जो है ना वो एक हो जाते हैं, इंटेलेक्ट, मेमोरी और ईगो, ये तीनों लेयर एक हो जाते हैं। हाँ, और शरीर फिर से छूट जाता है, और जैसे एक बलून, जैसे वॉल के जैसे उसके अंदर मन जो है वो फंस जाता है और उसी स्टेट पे रहता है जब तक उसको दूसरी बॉडी नहीं मिलती है। हाँ, तो उसके बाद आपके कर्मा वहीं के वहीं रहते हैं, जहां पर आपने कर्मा, आपके जो कर्मा का जो अकाउंट जो था वो वहीं का वहीं उस पर्टिकुलर टाइम पे, वहां पे आप ना नए कर्मा बना सकते हो उस पर्टिकुलर स्टेट पे, या एग्जिस्टिंग कर्मा जो है उसको क्लीन कर सकते हो। हाँ, बट वो कर्मा के चलते, जो कर्मा है उसके चलते आपको फिर नए शरीर की जरूरत पड़ती है उस कर्मा को बंद करने के लिए। हुँ? तो जब सही कपलिंग होता है उस पर्टिकुलर टाइम पे, जब सही कपलिंग होता है उस टाइम पे फिर ये माइंड कॉम्प्लेक्स जो है, माइंड, इंटेलेक्ट, मेमोरी, ईगो का कॉम्प्लेक्स, वो अगेन जहां पे बॉडी फॉर्म हुई वो बॉडी के अंदर प्रवेश करता है, एंड दैट इज हाउ रीबर्थ हैपेंस। तो जिस स्तर पे, जब आपकी पूरा जीवन में जो भी आपके कर्मा का जो अकाउंट जो है वो बॉडी ड्रॉप करने के बाद जब तक आपको नया बॉडी नहीं मिलता है तब तक वो उसी स्टेट पे रहता है, स्टेटिक स्टेट पे। ओके, सो नाउ हाउ टू प्योरीफाई इट, इस लेयर को भी प्योरीफाई कैसे करें, चलो समझ में तो आ गया, इम्प्योरिटीज है, ध्यान नहीं होने का भी कारण समझ में आया, अभी उसको प्योरीफाई कैसे करें। फॉर्चुनेटली हमें गुरुजी ने हमको ये आर्ट ऑफ लिविंग के बेसिक कोर्स द्वारा ही ऑलमोस्ट सारे टूल दे दिए हैं। हाँ, एक एक कर देखते हैं शरीर के लेवल को, शरीर को कैसे प्योरीफाई किया जाए। तो हमने देखा कि सात्विक खाना खाने के बाद, 6 से 8 घंटे की हेल्थी नींद के बाद, योगा और एक्सरसाइज, बॉडी को हमने बोला कि एक्शन में रखना है, बात करना, फिजिकली कुछ मेल लगा हुआ है उसके लिए बात, और फिजिकल एक्टिविटी, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, ये करने से शरीर जो है वो स्वस्थ रहता है। फिर मन को स्वस्थ रखने के लिए प्राणायाम, ठीक है। तो प्राण शक्ति जब जल जाती है तो उसके लिए क्या है, प्राणायाम, ठीक है। अच्छा, तीसरा स्तर कौन सा है, यू कैन अनम्यूट एंड स्पीक। हाँ, आप मन अनम्यूट करके बता सकते हैं। मन, मन हाँ, तो मन के लिए क्या टूल है, क्या टूल हो सकता है, ये 4 दिन में आपने जो सीखा वही है, उन्हीं में से है। ध्यान, हाँ, ध्यान करने का। मन को प्योरिफिकेशन करने के लिए सत्संग, ठीक है। देखो जैसे आप लोगों ने वो भजन मैंने लगाए थे, कितना प्योर महसूस कर रहे थे आप मन के लेवल पर। हाँ, पवित्रता एक आती है जब भी आप सत्संग में जाते हो, एनर्जी इतनी हाई होती है। तो सत्संग इज ए टूल टू प्योरीफाई माइंड, मन को पवित्र करने के लिए सत्संग की जरूरत है। सत्संग मतलब अच्छे लोगों का संग भी कह सकते हैं उसको। या फिर ऐसा म्यूजिक, ऐसे ऐसा गाना जो आपके मन को एलिवेट करे। हाँ? काफी लोगों को आपने देखा होगा कि जो थके हुए होते हैं तो दे लिसन टू म्यूजिक, क्यों, उससे माइंड क्लीन हो जाता है। ओके सॉरी, हाँ, इंटेलेक्ट के लिए क्या टूल है, इंटेलेक्ट को प्योरीफाई करने के लिए नॉलेज। इंटेलेक्ट प्योरीफाइज थ्रू नॉलेज, तो ज्ञान के द्वारा इंटेलेक्ट, बुद्धि को शुद्ध किया जाता है।
ज्ञान के द्वारा। तो आप देखो, जब भी आप बहुत जजमेंटल हो, उस पर्टिकुलर टाइम पे जब नॉलेज मिलता है तो जजमेंट, आप उस टाइम पे जजमेंटल नहीं रहते हो। जब आप नॉलेज में होते हो तो जजमेंटल नहीं रहते हो। हाँ, जब आप नॉलेज में होते हो उस टाइम पे एंजाइटी नहीं रहती, उस टाइम पे फियर नहीं रहती है। एंजाइटी और फियर तब ज्यादा होती है जब आप नॉलेज में नहीं होते हो। जैसे ज्ञान में आते हो तो जैसे 5 नॉलेज पॉइंट यू कैन से, ये गुरुजी ने बहुत ही सुंदर ज्ञान दिया हुआ है। भगवत गीता पे उन्होंने अच्छी कमेंट्री, बहुत सुंदर कमेंट्री दी है। भगवत गीता इज सो कॉन्ट्राडिक्टरी, हर एक श्लोक एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। तो एक गुरु के संपर्क में, एक गुरु के मुंह से जब सुनते हैं तभी जाके वो सारी शंकाओं का समाधान मिलता है। उसके बाद पतंजलि योग सूत्रा पे कमेंट्री दिया हुआ है, अष्टावक्र गीता पे कमेंट्री है, नारद भक्ति सूत्र है, उपनिषदों पे कमेंट्री है। और इतना सुंदर नॉलेज, मतलब जनरली ये बहुत डिफिकल्ट होता है अष्टावक्र को जानना, भगवत गीता को समझना, बट गुरुजी ने ऐसे स्पून फीड करवा दिया है, बहुत ही इजीली आप उसको समझ पाते हो। एक बच्चा भी उसको अच्छे से समझ पाए, उतने इजी वे में बताया है। सो ज्ञान, नॉलेज प्योरिफाइज इंटेलेक्ट। नेक्स्ट लेयर इज व्हाट? मेमोरी। सो मेमोरी को प्योरिफिकेशन करने के लिए क्या टूल होगा? क्या आपका आपका अंदाज क्या है? हाँ, Stay आवाज ठीक से नहीं आ रही है, फिर से बताएंगे। present में रहो. प्रेजेंट में रहो, और क्या हो सकता है? मेडिटेशन। Con- Control, alter, delete. हाँ, बट वो मेडिटेशन से होता है। कंट्रोल ऑल्टर डिलीट इज थ्रू मेडिटेशन। सो मेडिट यू डू मेडिटेशन एंड देन कंट्रोल ऑल्टर डिलीट विल हैपन। Okay. ठीक है, तो मेडिटेशन इज फॉर कंट्रोल ऑल्टर डिलीट। हाँ, सो ध्यान जो है, जितनी बार आप ध्यान करते हो उसमें चित्ता के लेयर पर, आपके कर्मा के लेयर पर जो है पोछा लगने का काम होता है। ठीक है, उसके बाद का लेयर क्या है? अहंकार। तो अहंकार को प्योरिफिकेशन का क्या टूल होगा? इस टूल का तो इस पर्टिकुलर कोर्स का पार्ट नहीं हो पाया, बिकॉज हम लोग का क्लासरूम सेशन नहीं है, बट हम हमारा जब 6 दिन का सेशन होता है तब हम ये भी करवाते हैं, एक पार्ट रखते हैं। और अदरवाइज ये आर्ट ऑफ लिविंग की बहुत बेसिक पिलर है, वो है सेवा। हाँ, सो अहंकार प्योरिफाइज बाय सर्विस। और सर्विस कैसी? विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। सर्विस किसको कहते हैं? सेवा। जब हम किसी को कुछ करने के बाद ये आशा रखते हैं कि बदले में मुझे कुछ करे, वो सर्विस नहीं है, वो बिजनेस है। बट सर्विस क्या हुई कि आप सबके लिए सब कुछ करो बट बदले में कोई आशा ना रखो। हाँ, तो उससे अहंकार का जो है वो उसमें पवित्रता आती है, अहंकार के लेवल में पवित्रता आती है। ठीक है, और एक और सबसे पावरफुल टूल है जो 6 के 6 लेयर पर काम करता है, वो कौन सा है? Self. हुँ? Self. Self. आवाज नहीं नहीं नहीं, सेल्फ तो सेल्फ, देखो ये सारा सेल्फ तो एवर प्योर है, बट ये कचरा जमा हुआ, इसके लिए मन सेल्फ को एक्सपीरियंस नहीं Forgive, कर पा रहा है। forgive. बट आपने एक बहुत ही पावरफुल वेपन आपको मिला है। Kriya. वेरी गुड, सुदर्शन क्रिया। तो सुदर्शन क्रिया जो है वो 6 के 6 के लेयर पे काम करती है, हर लेयर पे रिदम लाती है। हाँ, सुदर्शन क्रिया वेरी पावरफुल। So these are the tools. Now you have tools to purify it. Isn't it good? Yes. Yes, sir. हाँ, हाँ, Yes. अच्छा। सो 5000 साल पहले कृष्ण आए थे, क्या लेके? 2 चीजें दी कृष्णा ने, क्या? एक सुदर्शन चक्र, हाँ, Bhagavad Gita. और भगवत गीता, है ना? सुदर्शन चक्र उस टाइम पे फिजिकल फॉर्म में था, क्यों? राक्षस भी फिजिकल फॉर्म में थे। दुष्टों का नाश करने के लिए. हाँ, वो सारे, हाँ, राक्षस भी जो थे उस टाइम पे वो फिजिकल फॉर्म में थे।
आज के जमाने में कलयुग के अंदर राक्षस जो है उन्होंने सारी नेगेटिविटी का फॉर्म ले लिया है। हाँ? तो सुदर्शन चक्र ने भी अपना फॉर्म बदला है सुदर्शन क्रिया के फॉर्म में। ठीक है, और किस तरीके से देखो, मतलब ये अपना बेसिक कोर्स, मतलब जैसे देखो उस टाइम पे जो भगवत गीता मिला था, वो भगवत गीता सिर्फ हम लोग पढ़ते थे, सुनते थे, उसका एक फायदा है, बट भगवत गीता सही फायदा कहां पर है, उसको जीने का। जब ये 5 नॉलेज पॉइंट को आप जीते हो, जब सुदर्शन क्रिया करते हो, तो ये भगवत गीता आप जीने लगते हो, सिर्फ पढ़ते नहीं हो, आप जीने लगते हो भगवत गीता को। हाँ? अच्छा, सब लोग अपने म्यूट कर दे, हाँ, मुझे बैकग्राउंड नॉइस आ रही है। हाँ, सो अभी हम देखेंगे, और ये अपना नॉलेज पॉइंट और फिर ये 7 लेयर का अंडरस्टैंडिंग जितना आपका ज्यादा होगा ना, इतना आपको भागवत, उसके बाद अगर आप भगवत गीता पढ़ोगे ना, तो आपका अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। हाँ, देखते हैं अब भगवत गीता और 7 लेयर का कोरिलेशन कैसे बनता है, वो थोड़ा स्टडी करते हैं। हाँ, इंटरेस्टिंग है। सो पहला अध्याय क्या है, अर्जुन विषाद योग। अर्जुन कहाँ पे फंसा हुआ था, व्यक्ति वस्तु परिस्थिति में फंसा हुआ था। हाँ? उस टाइम पे व्यक्ति वस्तु परिस्थिति में अर्जुन का मन फंसा हुआ था, अर्जुन विषाद योग में, है ना। वो युद्ध करना नहीं चाह रहा था, रिलेशनशिप दिख रही थी। हाँ, उनके सामने वो कैसे लड़े, ये सारे सवाल था। अर्जुन ने कितने सालों तक प्रिपरेशन किया, सारे अलग अलग उस पर्टिकुलर टाइम पे राज्य जो थे उनके साथ उन्होंने अलायंस किया, युद्ध के लिए उन्होंने बहुत प्रिपरेशन की अर्जुन ने। बट जब युद्ध सामने आया, तब व्यक्ति वस्तु परिस्थिति, मन फंस गया, तो ये तो मेरे अपने हैं, उनको मैं कैसे मारूं, कई सारे सवाल उठे उस पर्टिकुलर टाइम। हाँ, तो हम कह सकते हैं व्यक्ति वस्तु परिस्थिति जो है, उसको व्यक्ति वस्तु परिस्थिति में हमारा मन भी फंसा हुआ है। सो मन ही अर्जुन है, यहाँ पर ऐसे समझ लो, मन अर्जुन है, चेतना कृष्ण है, ऐसे समझ लो। अभी आपकी चेतना जो है वही कृष्णा है, वही गाइड कर रही है किसको, मन को। हाँ, तो मन व्यक्ति वस्तु परिस्थिति में फंसा हुआ है अर्जुन के जैसे। अर्जुन विषाद योग में अंदर। फिर दूसरा अध्याय आता है, दूसरा अध्याय कौन सा है, सांख्य योग। हाँ, सांख्य योग में जो है हाईएस्ट फर्स्ट कहते हैं ना, हाईएस्ट फर्स्ट, तो 7वां लेयर पूरा समझा दिया कृष्णा ने वहां पे, लेयर 7। चेतना क्या है उसके बारे में, आत्मा के बारे में पूरा ज्ञान दिया। एट द सेम टाइम अहंकार, कृष्णा ने अर्जुन के अहंकार को छेड़ा कि अर्जुन तुम कैसे मूर्खों के जैसे बात कर रहे हो। हा? एक तरफ तुम पंडित होने का दावा करते हो, एक तरफ मूर्खों की जैसे बातें करते हो। अगर तुम इन लोगों को नहीं मारोगे, उनके साथ युद्ध नहीं करोगे, तो कल तुम्हारा क्या होगा, लोग तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे। वैसे करके अर्जुन का अहंकार को छेड़ा, और जब किसी के अहंकार को छेड़ते हैं तो वो काम करने लगता है। कृष्णा भी जानते थे हाँ, कि डोंट बी द फुटबॉल ऑफ अदर्स ओपिनियन, बट उस टाइम पे जरूरत थी अर्जुन को, तो उनके अहंकार को छेड़ा। अहंकार को जब छेड़ते हैं तो वो काम करने लगता है। हाँ? तो सांख्य योग इज फॉर व्हाट, ईगो एंड सेल्फ, ये लेयर के लिए। तीसरा है फिर कर्म योग, कर्म योग के बारे में बताया। हाँ? तो कर्म किसके लिए, कर्म बॉडी से ही तो कर्म। हाँ, मन है तब कर्म है, मन के लिए कर्म है, मेमोरी का लेयर कह सकते हैं, राइट। बट कर्म किसको करना है, बॉडी को करना है। तो ये कह सकते हैं लेयर 3, लेयर फर्स्ट, और ये भी कह सकते हैं आपका लेयर नंबर, मेमोरी का लेयर, दोनों कह सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आता है ज्ञान योग, चौथा अध्याय है ज्ञान योग। हा? वो इंटेलेक्ट, तो उसको ज्ञान योग मतलब क्या, इंटेलेक्ट की बात होगी, तो इंटेलेक्ट एंड ज्ञान योग जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है कर्म संन्यास योग। तो
तो कर्म संन्यास योग के बारे में बताया हुआ है, ये भी किस तरीके से आप कर्म के बंधन से छूट सकते हो, और कर्म योग और ज्ञान योग के बारे में कंपैरिजन दिया हुआ है और बताया हुआ है कि कैसे ज्ञान योग जो है वो श्रेष्ठ है कर्म योग के कंपैरिजन में। तो अगेन वहां पे बॉडी, इंटेलेक्ट और सेल्फ की बात आ गई। नेक्स्ट है ध्यान योग, इट्स नथिंग अबाउट मेडिटेशन। सो छठा अध्याय जो है वो पूरा ध्यान के बारे में है, किस तरीके से नो बट वहां पे क्या थियरी समझाई, एग्जैक्टली कैसे करना है, ध्यान करने के फायदे बताए, ध्यान कैसे करना है वो हम अभी सीखा हमने। उसके बाद है ज्ञान विज्ञान योग, अगेन व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति और इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट जो है उसके द्वारा ही तो विज्ञान, विज्ञान की बात है वो, किससे, बुद्धि की बात है वो। तो ज्ञान विज्ञान योग जो है वो 7वें लेयर, आप 7वें लेयर के बारे में जानते हो, ज्ञान विज्ञान लेयर को अच्छे से समझ पाओगे ज्ञान विज्ञान योग को। नेक्स्ट कम अक्षर ब्रह्म योग। अक्षर ब्रह्म योग इज हैज ए नॉलेज अबाउट डेथ, कि भाई मरना कैसे चाहिए, किस तरीके से आपको प्राण को कहां पे लेकर जाना है, और किसी किसी परिस्थिति में, मतलब शुक्ल पक्ष और चंद्र पक्ष की बात की, कृष्ण पक्ष की बात की, किस टाइम पे मरना बेस्ट होता है, वो सारा नॉलेज। सो अगेन वी कैन से दैट वी आर ड्रॉपिंग बॉडी और सेल्फ, ये दोनों की बात हो गई यहाँ पे, बॉडी ड्रॉप हो रही, तो डेथ के बारे में अब इन लेयर को जानते हो, डेथ के बारे में ज्यादा नॉलेज आएगा। तो अभी आप इस नॉलेज के साथ जब आप भगवत गीता को पढ़ते हो तो ज्यादा अच्छे से कोरिलेट कर पाओगे। देन कम्स व्हाट, राज विद्या राजगृह योग, राज विद्या राजगुह्य योग। तो इसमें पूरा आत्मा के बारे में बताया है, सुपीरियरिटी ऑफ द सेल्फ, ये डिस्कस हुआ है। तो अगेन लेयर नंबर 7 सेल्फ। विभूति योग, यहाँ पे कृष्ण रूपी आत्मा जो है मन रूपी अर्जुन को उस विस्तार से बताता है कि मैं क्या हूं, मेरी विभूतियां क्या क्या है। तो अगेन सेल्फ इज डिस्क्राइबिंग, टेलिंग अबाउट सेल्फ, मन को बता रहा है सेल्फ के बारे में, कि मैं क्या हूं। फिर आता है विश्व रूप दर्शन योग, अगेन मतलब मैं दोनों कहूंगा, ये दोनों जगह पे सेल्फ एंड माइंड दोनों रहेंगे, यहाँ पे भी सेल्फ एंड माइंड। तो पूरा विश्व रूप बताते हैं अर्जुन को। मन जो है वो चेतना का अनुभव कर रहा है, यहाँ पे उसकी विशालता का अनुभव कर रहा है। जो मन पहले समझता था चेतना तो मतलब कृष्णा को समझ रहा था कि वो तो सिर्फ मेरा दोस्त है, तब तक पता चल रहा था कि तो मेरा दोस्त है, तब पता चला कि भाई चेतना की विशालता क्या है। देन कम्स भक्ति योग। भक्ति योग इज नथिंग बट चित्ता, जैसे हमने बताया। तो और सेल्फ, भक्ति योग जो है चित्ता और सेल्फ के बारे में, मतलब हमारा हृदय जो है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, चित्ता के साथ जुड़ा हुआ है, मेमोरी के साथ जुड़ा हुआ है। तो हृदय को जगाना, तो यानी भक्ति योग को क्लोजली कह सकते हैं मेमोरी के लेयर के साथ। मेमोरी के लेयर को समझते हैं, भक्ति योग को अच्छे से समझ सकते हैं। हार्ट ओपनिंग ऑफ हार्ट एंड सीइंग द सेल्फ एज इट इज, चेतना को देखना, समझना और उसके प्रति भक्ति भाव जागना। फिर आता है क्षेत्रज्ञ विभाग योग, अगेन ये माइंड एंड सेल्फ, कि यहाँ पे सेल्फ बताता है, कृष्ण बताते हैं कि क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ यानी कि वो खुद वो क्या है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। कि सेल्फ एंड माइंड ही कह सकते हैं उसको एक तरीके से। तो व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, ये पूरा क्षेत्र हो गया, और क्षेत्रज्ञ उसको जानने वाला, वो क्षेत्रज्ञ हो गया। क्लोज कंपैरिजन, मतलब माइंड इज एक्सपीरियंसिंग एंड सेल्फ इज टेलिंग अबाउट इट। फिर आता है गुणत्रय विभाग योग, जो 7 लेयर कह सकते हैं, बिकॉज जो रजोगुण, तमोगुण और सत्व के बारे में यहाँ पे डिटेल में चर्चा किया गया है। और रजोगुण, तमोगुण की वजह से ये हर लेयर इंपैक्ट होते हैं, ठीक है।
तो इसके बारे में डिटेल में, तो जब आप इस लेयर को ठीक से समझते हो 7 लेयर को, तो फिर उसके बाद जब भगवत गीता का गुणत्रय विभाग योग समझते हो, रजोगुण तमोगुण के बारे में अच्छे से जान सकते हो। देन पुरुषोत्तम योग, अगेन अबाउट बॉडी माइंड एंड सेल्फ। तो सेम थिंग, मतलब यहाँ पे अलग अलग चैप्टर के अंदर आत्मा के बारे में बता रहा है कि भाई आत्मा सुपीरियर है, पुरुषों में उत्तम है। तो प्रकृति और पुरुष के बारे में यहाँ पे बताया गया है। अगेन बॉडी माइंड एंड सेल्फ। एंड देव असुर संपदा विभाग योग। तो देवी एनर्जी क्या है, यानी कि पॉजिटिव एनर्जी। असुरा एनर्जी क्या है, नेगेटिविटी। तो ऑल पॉजिटिविटी आर डिवाइन एनर्जी एंड ऑल नेगेटिविटी आर कॉल्ड असुरी शक्ति कहते हैं, या असुरी एनर्जी है। अगेन माइंड इज एक्सपीरियंसिंग ऑल दिस नेगेटिविटी एज वेल एज पॉजिटिविटी, होती तो मन में ही है। सो वी कैन से दैट क्लोजली मन को जानने के बाद इस चैप्टर को अच्छे से समझ सकते हैं। और 17वां अध्याय है श्रद्धा त्रय विभाग योग। तो ये भी आगे जाके मतलब अलग अलग तरीके के जो गुणज है उसमें भी 3 प्रकार है। रजोगुण, तमोगुण और सत्व जो है वो अलग अलग वस्तुओं में होता है। हाँ, श्रद्धा तो 3 प्रकार की श्रद्धा है। तो वैसे अलग अलग क्वालिटीज को 3 प्रकार बताए गए हैं, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण। तो श्रद्धा जब रजोगुण वाली है तब क्या होता है, तमोगुण वाली है तो क्या होता है, वगैरह वगैरह। तो ये अगेन सारे लेयर्स की बात हुई, रजोगुण तमोगुण वगैरह है। तो और लास्ट में मोक्ष। तो वो चेतना जो है, वो मन जो है चेतना के अंदर डिसॉल्व हो जाना सारे लेयर को क्रॉस करके, हाँ, तो वो मुक्ति है। तो जब आप मुक्ति के बारे में 7 लेयर को समझते हो, मुक्ति क्या है उसको थोड़ा पता चलेगा और ये श्लोक्स फिर ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस से मैंने जाना कि जितना मैं 7 लेयर्स को ज्यादा अच्छे से समझता हूँ, इतना मेरा नॉलेज भगवत गीता पे भी बढ़ता जा रहा है। नॉट जस्ट भगवत गीता, पर अष्टवक्र देखो या नारद भक्ति सूत्र देखो, उपनिषद देखो, 7 लेयर्स के बारे में जानने के बाद आपका नॉलेज उस पर्टिकुलर टॉपिक पे ज्यादा अच्छे से आप ग्रास्प कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज ऑल। और नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, अगर आपकी कोई सवाल है तो अभी आप पूछ सकते हैं।